क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रेडिक्ट करता हूं, और यही प्रेडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में 4 चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। Hello students, so today we are going to discuss some previous year question and NCERT exemplar of the chapter some basic concept of chemistry। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज हम इन NCERT exemplars और PYQ को सॉल्व करते रहेंगे। तो चल पहला टॉपिक हमारे पास है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द 3 नंबर्स 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर एंड 0.016 सेंटीमीटर्स आर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। देखो यहाँ पर हमारी देखो जो नॉन जीरो वैल्यू है वो तो सिग्निफिकेंट होगी ही, तो जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा? अगर वो नंबर से पहले लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है नंबर से पहले लिखा है हमारे, तो क्या होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर भी कितनी वैल्यू हो गई? नॉन सिग्निफिकेंट ही काउंट करेंगे बस, अब सॉरी नॉन जीरो ही काउंट करेंगे बस। तो कितनी वैल्यू हो गई? 3। यहाँ पर भी कितनी हो गई? 3, और यहाँ पर भी कितनी हो गई? 3। जितने भी जीरो थे वो हमारे लिए किस में आ गए? सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? 3,3 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इन द फाइनल आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज। इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। सिग्निफिकेंट पूछ रहा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 1.17 10⁻⁶। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सारी कैसी हो गई? जीरोस, हमारी नॉन सिग्निफिकेंट हो गई। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आई? यहाँ पर भी सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है ना। 2 students performed the same experiment separately and each one of them recorded 2 readings of March which are given below। क्या बोला? 2 बच्चों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। किसका? मास को मेजर करने का एक्सपेरिमेंट। अलग अलग 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए 2 बच्चों ने।
दो रीडिंग ली, हर एक बच्चे ने दो रीडिंग ली है। आगे क्या बोल रहा है, करेक्ट रीडिंग ऑफ मास इज 3, उसने मास की करेक्ट रीडिंग क्या दे दी, 3 दे दी। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा मार्क द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। जो भी स्टेटमेंट नीचे दे रखी है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो दे रखी है उनमें से हमें करेक्ट वाली स्टेटमेंट मार्क करनी है। किसके ऊपर है स्टेटमेंट, प्रिसिशन और एक्यूरेसी पे है हमारी स्टेटमेंट। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें जो हमारा करेक्ट डेटा है उससे मैच करना पड़ेगा कि कितना पास उन्होंने रीडिंग ली है। तो क्या करेंगे, दो रीडिंग लिया तो एवरेज निकालते हैं। ए स्टूडेंट का एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। नेक्स्ट बी वाले का देखते हैं एवरेज, तो इन दोनों का एवरेज लेके भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका भी आंसर 3 आ रहा है। मतलब ये करेक्ट डेटा के तो एकदम बराबर आ रही है, मतलब दोनों ने कैसा एक्सपेरिमेंट किया है, बिल्कुल एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट किया है। अब प्रिसाइज देखते हैं, प्रिसाइज कैसे होगा, दोनों रीडिंग को देखना पड़ेगा। यहाँ पर इन दोनों रीडिंग को देखा जाए तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.2 का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है, सॉरी 0.02, 0.02 का डिफरेंस है दोनों रीडिंग को लेने में। और सेकंड वाले का देखा जाए तो कितना डिफरेंस है, 0.05 का डिफरेंस है। तो नीचे वाला डिफरेंस ज़्यादा है पर ऊपर वाला डिफरेंस कम है, तो ए को क्या बोलेंगे, ए हमारा एक्यूरेट तो था ही बट वो प्रिसाइज भी था क्योंकि उसने डिफरेंस बहुत कम दिखाया। बी वाला सिर्फ क्या है, सिर्फ एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। बी वाला क्या है बच्चों, हमारा प्रिसाइज नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेट। दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रिजल्ट ऑफ बोथ स्टूडेंट्स आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक, हमें हमारी करेक्ट स्टेटमेंट यहीं पर मिल गई, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, वर्ल्ड विल बी द रीडिंग ऑन द सेल्सियस स्केल। फ़ारेनहाइट में दे रखा है, सेल्सियस में निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, लगा देते हैं। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट क्या होता है, 9/5, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट दे रखा है 200, 9/5 यहीं रहेगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 32, डिग्री सेल्सियस यहाँ पर चला गया, 200 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, कितना आ गया, 168 इंटू 5/9। सॉल्व करते हैं, 3 से कटेगा 56, तो आपका जो डिग्री सेल्सियस आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 93.3 डिग्री सेल्सियस, इतना आंसर आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 3.12 ग्राम पर ml, द मास ऑफ 1.5 ml सोल्यूशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, हमसे मास पूछा है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करनी पड़ेगी, तो कितनी डेंसिटी है इंटू वॉल्यूम। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.680 ग्राम्स। अब हमने ये देखा कि डेसिमल के बाद कितने लेस नंबर प्रेजेंट है वही क्या डिसाइड करेगा, हमारा सिग्निफिकेंट। तो वॉल्यूम में 1 डिजिट है और डेंसिटी में 2 डिजिट है, तो हमें आंसर भी किस में लिखना पड़ेगा, 1 डिजिट में। तो क्या आंसर आएगा, हमें अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा। अब देखो 6 के बाद वाला जो नंबर है ये 5 से बड़ा है, तो 6 में क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा। अगर 5 से छोटा होता तो 6 एज इट इज रहता, लेकिन अभी 5 से बड़ा है तो 6 में +1 करना पड़ेगा। तो क्या आ गया, 4.7 ग्राम। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए पार्ट। बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या ढूंढनी है, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है बच्चों। A molecule of a compound has atoms of different elements, बिल्कुल ठीक है, 2-3 एलिमेंट को मिला के ही तो क्या बनता है हमारा कंपाउंड।
अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। बिल्कुल ठीक है, फिल्ट्रेशन क्रिस्टलाइजेशन से थोड़ी हमारा जो कंपाउंड है वो अपने अपने एलिमेंट्स में टूट जाएगा, नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा, उसके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यही हमारी गलत स्टेटमेंट है। कैसे? वो बोल रहा है कि जो भी हमारी एलिमेंट का फिजिकल स्टेट होगा वही हमारे कंपाउंड का भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं? H2, यही तो बनाते हैं। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि H2 और O2 दोनों ही क्या होते हैं? गैस, लेकिन H2O क्या होती है? हमारी लिक्विड। तो फिजिकल स्टेट रिटेन रही क्या? नहीं, इसीलिए यही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो। क्या रिएक्शन दे रखी है? 4Fe प्लस 3O2 गिव्स टू 2Fe2O3। पढ़ते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो ए पार्ट क्या कहता है? टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट, देयरफॉर इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट ही बोल दी उसने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? रिएक्टेंट साइड पे जितना मास रहेगा प्रोडक्ट साइड पे भी उतना ही मास रहेगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमारा ए पार्ट ही क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। Which of the following reaction is not correct according to the law of conservation of mass? तो देखो, law of conservation of mass क्या कहता है? हमारे reactant साइड पे जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड पे प्रेजेंट होने चाहिए। हमें क्या देखना है यहाँ पर? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना है। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना है, जैसे कि अगर मान लो कहीं पे भी कोई ज्यादा एटम कोई कम एटम प्रेजेंट होगा तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को क्या कर देगा? रॉन्ग प्रूफ कर देगा, तो वो गलत रिएक्शन होगी। तो देखते हैं कितनी है mg, कितने हैं यहाँ पर? 2, यहाँ पर भी mg कितने हैं? 2, O कितने हैं यहाँ पर? 2, यहाँ पर भी O कितने हैं? 2। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 3, यहाँ पर कार्बन कितना है? 1। इसका मतलब यही क्या है हमारा? नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। समझ में आ गई? इतनी बात, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे आप चेक करोगे इन केस तो आपको सही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement indicates the law of multiple proportion is being followed? Law of multiple proportion किस पे based है बच्चों? मास रेशियो पे based है। किस पे बेस्ड है? मास रेशियो की। जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा, कंपाउंड बनेगा, तो वो अपने सेम मास रेशियो में कंबाइन होगा, चाहे चाइना में बैठ के बना लो चाहे इंडिया में बैठ के बना लो। आज सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड taken from any source will always have carbon and oxygen in the ratio of 1:2। नहीं, गलत है। ये क्या बोल रहा है? एटम का रेशियो बोल रहा है कि एक कार्बन का एटम और एक 2 ऑक्सीजन का एटम। एटम की बात नहीं करता, मल्टीपल प्रोपोर्शन। आगे बढ़ते हैं। कार्बन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड नेमली CO2 and CO where masses of oxygen which combine with fixed mass of carbon are in the simple ratio of 2:1। बिल्कुल ठीक, मास रेशियो की बात करी गई। इसके साथ कंबाइन होगा तो 2 ऑक्सीजन मास रेशियो के साथ कंबाइन होगा, इसके साथ कंबाइन होगा तो 1 मास रेशियो के साथ कंबाइन होगा। तो दोनों का रेशियो क्या आएगा? 2:1। बिल्कुल ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एन एलिमेंट X हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन। क्या क्या कंपोजिशन है? X 200 की है, X 199 की है और X 202 की है। द एवरेज वेट एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट X। तो क्या करेंगे हम? हमें निकालना है एवरेज वेट निकालना है। एवरेज वेट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास? समीशन ऑफ, क्या करते हैं, ज्यादा अजीब समीशन बन गया, समीशन ऑफ क्या करते हैं? abundance into atomic weight of every isotope डिवाइडेड बाय 100। कितने में से देखना है? 100 में से देखना है। तो करते हैं फटाफट। हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम करने वाले हैं X 200 का।
क्या करेंगे, X200 का, X200 का अबंडेंस कितना है हमारे पास 90%, और एटॉमिक वेट कैसे पता चलेगा, यही तो दे रखा है 200, यहीं पे तो दे रखा है 200। तो अब X199 का भी ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूला में पुट कर देंगे। 199 हो गया, X202 2% है जो 200 हो गया। ठीक है, ये हो गया उसका अबंडेंस और ये क्या हो गया उसका एटॉमिक वेट। इतनी बात क्लियर है। चलो अब एवरेज वेट में पुट करते हैं। तो जब हम एवरेज वेट में इसका पुट करेंगे वैल्यू, तो कैसे पुट करेंगे, 90 इंटू 200 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2, यही तो करेंगे। अभी फॉर्मूला लिखा है ऊपर, डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से। तो क्या आंसर आ जाएगा, सॉल्व करते हैं, 398 1.291592 प्लस 404। इतनी बात क्लियर है। तो जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 199.96 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 200 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरॉन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप एंड दिस, एक B10 है एक B11 है, उसकी अबंडेंस भी यहाँ पर हमें गिवन है। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द बोरोन इन द पीरियोडिक टेबल। क्या करना है, एटॉमिक एवरेज एटॉमिक वेट, अभी ही देखा हमने उसका फॉर्मूला, डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो वेट निकालना है, वो भी कौन सा, एवरेज एटॉमिक वेट। क्या करेंगे, 19 इंटू 10 प्लस 81 इंटू 11, डिवाइड किससे करना है, 100 से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.8। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। कैलकुलेशन करनी है बस, और कुछ नहीं। So the next topic we have is mole concept and molar masses। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, weight of 2 moles of a organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in presence of calcium oxide is। उसने क्या बोला, हमने 3 कंपाउंड लिए हैं, कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम इथेनोएट और कैल्शियम ऑक्साइड। इन तीनों को हीट किया तो हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, उसके नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नहीं नंबर ऑफ मोल्स नहीं ढूंढने, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, वेट ढूंढना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है वेट ढूंढने का, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटम्स के एटॉमिक मास रखते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, यही करते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास ढूंढने के लिए हमें पहले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत पता होना चाहिए, जरूरी बात है। तो फटाफट से रिएक्शन लिखते हैं, क्या है, सोडियम इथेनोएट। तो रिएक्शन लिखी, सोडियम इथेनोएट NaOH के साथ ट्रीट करा, और क्या डाला है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। जब ये होता है हमारा, ये क्या है, ड्राई डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, सोडा लाइम प्रोसेस है, सोडा लाइम प्रोसेस है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ये एक हमारी, इसको क्या बोलते हैं हम, सोडा लाइम प्रोसेस। और ये क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो हमें क्या मिलता है, हमें डीकार्बोक्सिलेशन होती है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उससे एक कार्बन हमें कम मिलता है। तो CH4 मिल गया, प्लस और क्या रिलीज होता है इसमें, CO2 रिलीज होता है। CO2 से मतलब नहीं है, उसने हमारे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रोडक्ट में मिला है उसका वेट पूछा है। तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास अब कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या है, कार्बन का 12 हो गया, एक हो गया किसका, हाइड्रोजन का। कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गए। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आ गया अब आपको। तो 4 कितना हो गया, 12 प्लस 4 16 ग्राम पर मोल। कितना आ गया, 16 ग्राम पर मोल। अब क्या करना है, बस वैल्यू में पुट कर देना है। 2 मोल्स गिवन है, वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर मास 16 गिवन है। तो इससे हमारा वेट क्या आ गया, 16 इंटू 2 32 ग्राम। का मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल्स टू। देखो 1 मोल कितना होता है, 1 मोल हमारा
12 वो क्या बोलते हैं, कार्बन का 1 मोल कितना होता है कि 12 ग्राम कार्बन जो भी प्रेजेंट होगा हमारे वो ही क्या होगा 1 मोल, मतलब Na, इट इज नथिंग बट Na। तो 12 ग्राम कितना प्रेजेंट है 1 मोल में, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे Na। तो Na की वैल्यू ही क्या है हमारा आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा 6। ये तो हमारा जो भी 1 मोल डिफाइन होता है ना बच्चों, वो कार्बन के 12th आइसोटोप से ही डिफाइन हुआ है। तो जितने नंबर उसमें प्रेजेंट है वही तो पूछ लिया उसने कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है 12 ग्राम में। तो 12 ग्राम कितना ही होता है 1 मोल की बात करी गई है, तो वो कितना होगा Na ही होगा। तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है डी पार्ट 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। देखो एटम्स निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एटम निकालने का अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो और अगर उस नंबर ऑफ मोल्स को हम एक Na से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो करते हैं फटाफट से। कितना दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें गिवन मास है और हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास कितना है 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। नेक्स्ट का देखते हैं, नेक्स्ट का कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट का कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय mg था तो डायरेक्ट 24 लगा दिया, O2 है एक O का दे रखा है तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 32 इंटू Na। अब देखो इसका कैलकुलेट करते हैं, लिथियम का कितना है एक ही लिथियम है 1/7 Na। लास्ट रह गया, लास्ट इसका कैलकुलेट करते हैं कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय 108 Na। तो यही वैल्यू आ गई। अब Na को जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे हमारा जो मेन जो आंसर आएगा वो उतना कम आएगा। तो हमने यहाँ पर Na की वैल्यू पुट नहीं करी, ऐसे ही सॉल्व कर लिया। तो सबसे कम डिवीजन कहाँ पर हो रहा है सी पार्ट में, तो सबसे ज्यादा एटम भी कहाँ पर आएंगे सी पार्ट। क्लियर हो गई इतनी बात, इतनी बात तो क्लियर है ना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर 12 को मान लो सारे Na ही है, सब में Na है, मान लो मैंने Na को 12 ले लिया तो Na को पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ छोटे नंबर से, तो आंसर क्या आ रहा है 4। Na मतलब 12 को मैं बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब आंसर क्या आ रहा है छोटा नंबर आ रहा है। इसीलिए हमें नीचे छोटा नंबर चाहिए ताकि हमारा मेन आंसर क्या आए बड़ा आए। इतनी बात तो क्लियर है ना, नहीं तो आप लोग सॉल्व करके देख लेना आपका यही आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे वो कह रहा है इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। फिर से मॉलिक्यूल्स की बात कर ली, वहां पे क्या बात कर रहा था एटम्स की, यहां पर बात कर ली मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स भी कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं फटाफट से। 0 अच्छा लीटर में दे रखा है देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला लीटर में हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है। जो भी हमारे पास गिवन वॉल्यूम होता है उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम प्रेजेंट एट एसटीपी। कितना होता है 22.4 22.4। तो हमारा कितना आंसर आ गया 10⁻⁻⁴ इंटू Na। ये मोल निकाले उसके, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया Na से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये तो नॉर्मल ग्राम्स में है तो इसको निकालना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। कितना आएगा 0.18 डिवाइडेड बाय 18 इंटू Na। कितना आ रहा है 0.1 Na आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है फिर से 18 ml, तो 18 डिवाइडेड बाय 22.4। देखो 22.4 बच्चों क्या होता है लीटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर ml 22.4 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसको हम क्या करेंगे पहले इसका मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मास, हमें पता है इसकी डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम हमें गिवन है कितना 18 ml। तो हम ग्राम्स में क्या करेंगे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने वो गलती मत करना जो हम करने वाले थे, अभी बच गए, ध्यान दे दिया कि ml में है लीटर में चाहिए होता है 22.4
6.4 लीटर चाहिए होता है, ठीक है। तो देखो ml में है, वैसे आप उसको लीटर में से ml में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे, पर इतना मेहनत क्यों करनी। क्या होगा हमारे पास, मास क्या निकलेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो क्या निकल जाएगा 1 इंटू 8, कितना आ गया मेरा 18 ग्राम आ गया। अब तो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ इसके मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 18 ग्राम में 18 मॉलिक्यूलर मास होता है इंटू Na, तो कितना आ गया 1 Na। लास्ट बच गया, अब लास्ट का कैसे निकालेंगे, इसके तो मोल्स ही दे दिए, तो कितना आएगा मोल्स इंटू Na। ये सब क्या है इसका मॉलिक्यूलर, वो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारे आ गए। तो देखो Na से कितने बने, यहाँ पर 10 रेज टू द पावर, मतलब Na को कितने से डिवाइड करा जा रहा है, डिवाइड करा जा रहा है बहुत बड़े नंबर से, हमें तो छोटा नंबर चाहिए। यहाँ पर इसको Na को डिवाइड करा जा रहा है 10 से, यहाँ पर तो किसी से डिवाइड नहीं करा जा रहा है, और यहाँ पर किससे डिवाइड करा जा रहा है Na को, 1000 से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सबसे ज्यादा किस में होंगे, सी पार्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, ध्यान रखना वो गलती मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइंस टू फॉर्म टू कंपाउंड्स XY2, क्या क्या दे रखा है XY2 और X3Y2। एक X एलिमेंट है और एक Y एलिमेंट है, कंबाइन होके दो तरीके के कंपाउंड बना रहा है XY2 और X3Y2। When 0.1 mole of XY2 weighs 10 grams and 0.05 mole of X3Y2 weighs 9 gram, the atomic weight of element X and Y, X and Y का अलग अलग एटॉमिक वेट निकालना है। हमें क्या पता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है और गिवन मास पता है, यही पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक वेट को प्लस करके। तो मॉलिक्यूलर वेट का पहले एक बार मुझे वो बताओ, तो वैल्यू भी पुट कर देते हैं साथ के साथ। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.1, एटॉमिक वेट कितना है 10। तो एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, सॉरी गिवन वेट कितना है 10, और एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, एक्स के कितने एटम है 1 प्लस वाई के कितने एटम है 2। क्लियर हो गई इतनी बात, ये इक्वेशन में लिख सकती हूँ, इतनी मैथ्स तो आनी ही चाहिए। तो अब इसका भी सेम फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ मैं, इसका भी सेम फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। कितने मोल्स गिवन है इसके, 0.05 मोल्स गिवन है। W कितना दे रखा है इसका 9 ग्राम। इसको कैसे लिखेंगे 3x प्लस 2y, ऐसे ही तो कर रहे थे। मान लो मुझे H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो H को कितना लिखूंगी 2H प्लस O, वही तो कर रही हूं मैं यहाँ पर भी सेम चीज करी गई है, इसको इसमें लिखा गया। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अब H और ऑक्सीजन का वहां पे वेट पुट कर देते, पर वो तो हमें निकालना ही है यहाँ पर। चलो, तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 0.1 100, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू, चलो आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो इसको ना मैं छोटा x और y ले लेती हूँ बस। अभी तो क्लियर हो गया कि वो क्या है उसका फॉर्मूला, और ये क्या हो गया, ये हो गया उसका मास। अभी ठीक है, ए और बी लेट करके भी कर ही सकते हो, वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 300। दोनों को माइनस कर दिया, ये वाली डिजिट कट गई, कितना आंसर आ गया। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा y निकल के आया 30, और y की वैल्यू जब हमने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी तो मेरा x निकल के आया, x की वैल्यू कितनी निकल के आई 40। x की वैल्यू कितनी निकल के आई बच्चों 40। इसका मतलब मेरा x का मास कितना है, x का मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है 40, और y का एटॉमिक मास कितना है बच्चों 30। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ एवोगैड्रो नंबर Na इज चेंज फ्रॉम 6.0 टू 2 into 10 raised to the power 23 मोल पर सेकेंड टू 6.0 टू 2 into 10 raised to the power 10, ये ऐसे लिखा जाएगा। दिस
दिस वुड चेंज, क्या चेंज हो जाएगा? द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, नहीं, मास से तो रिलेटेड ही नहीं होता। देखो, एवोगैड्रो नंबर किससे रिलेटेड होता है? सिर्फ कार्बन 12th आइसोटोप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, बिल्कुल ठीक, 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 12th आइसोटोप को ही क्या ले रखा है हमने? रेफरेंस ले रखा है। ठीक है, तो रेशियो चेंज नहीं करेगा, क्या चेंज कर देगा? मास पूरे कार्बन का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटमिक गैस। देखो, पहली बात तो ट्राई एटमिक गैस है, तो कितने एटम्स तो डिफाइन ही हो रहे हैं? तीन एटम्स तो डिफाइन हो रहे हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम्स है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं कितने हैं, फिर उसको क्या करेंगे, उन पूरे मॉलिक्यूल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो मॉलिक्यूल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? मोल इंटू Na। तो कितना मोल है, कितना मोल है? 0.1 मोल है, Na से निकाला, 0.1 इंटू 10⁻23, तो कितना आ गया? 6.022 इंटू 10⁻23। एक पॉइंट शिफ्ट हो गया है बच्चों। ठीक है, ये आ गया हमारा वैल्यू। अब ये मॉलिक्यूल्स निकल गए, हमें क्या निकालना है? एटम्स। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सब क्या कंटेन कर रहे होंगे? 3 एटम कंटेन कर रहे होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 से। तो कितना आ जाएगा? 1.8, वापस से 0 शिफ्ट हो गई है, इंटू 10⁻23। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई इतनी बात? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वो पूछ रहा है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? जब हम मोलर वॉल्यूम में से Na को डिवाइड कर देंगे। पूरा एक 1 Na ने, मतलब Na मॉलिक्यूल्स ने क्या कर रखा है? पूरा 1 मोल कंटेन कर रखा है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। उस मोलर वॉल्यूम में से अगर Na को डिवाइड कर देंगे तो एक मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा? तो अब ये मोलर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मोलर वॉल्यूम निकालेंगे मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है हमें पता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? 18 डिवाइडेड बाय डेंसिटी दे रखी है कितनी? 1। तो मोलर वॉल्यूम कितनी आ गई? 18 डिवाइडेड बाय, क्या कर देना है? मोलर वॉल्यूम आ गई, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है? 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी डिवाइड कर देते हैं, तो 10⁻⁻ तो -23 ऊपर ही आ गया, इसको डिवाइड करेंगे, क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 3 आना चाहिए, क्योंकि 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कोई मैच हो रहा है? बिल्कुल मैच हो रहा है। कहाँ पर है? सी पार्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन मैच हो रहा है। सी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। फिर से वही बात हो गई, मॉलिक्यूल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं, Na से बार बार मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा? Na तो सब में क्या है? कांस्टेंट ही है। तो हम ये देख लेते हैं, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। सिंपल सी बात। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। लीटर में दे रखा है तो वही वाली वैल्यू पुट करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, कितना आंसर आ गया? 0.67। आगे बढ़ते हैं, ये भी लीटर में दे रखा है, सेम वही काम करेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 22.4, कितना आ गया? 0.22। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास? ये देखो ग्राम्स में दे रखा है, तो क्या करना पड़ेगा? 0.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो एक H का 1, 2 H के 2, तो कितना आ जाएगा? 0.25। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये फिर से ग्राम में दे रखा है, तो 10 डिवाइडेड बाय, एक O का होता है 16, 2 का कितना होगा? 32।
तो कितना आ गया 0.31। तो ये मोल्स की वैल्यू आ गई, जिसके सबसे ज्यादा मोल्स होंगे वो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी कंटेन करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब तो रट ही गया है कैसे निकालना है, चलो निकालते हैं। तो मैक्सिमम नंबर कैसे निकालेंगे, मोल्स देख लो, अगर मोल्स होगा ज्यादा तो मॉलिक्यूल भी क्या होगा, ज्यादा। मोल होगा ज्यादा तो मॉलिक्यूल भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है वो, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन N2, एक नाइट्रोजन का क्या होता है 14, 2 नाइट्रोजन का क्या होगा 28। तो कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया बच्चों, सॉल्व करते हैं 1 4। तो 0.25 मोल्स आ चुके हैं, इसका सॉल्व करते हैं। कितना आएगा इसका, 2 डिवाइडेड बाय 2 ही डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1 मोल, इसका डिवाइड करते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 32 कितना आ गया इसका 0.5 मोल्स। मोल्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ ही आ रहा है कि मोल्स ही निकाल रहे हैं। इसका निकालते हैं 16 डिवाइडेड बाय, अब N2O का क्या होगा, N2O का भी निकाल लेते हैं मास, 32 प्लस 14 तो कितना आ गया हमारे पास 46। तो कितना आ गया 0.35। ठीक, तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, ये रहा हाइड्रोजन का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। क्या बोल रहा है देखो, अब सबसे पहले हमें एटम्स निकालने हैं, यही तो बात है। तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे, एटम्स निकालेंगे। तो पहले मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, तो मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 4 एटम है, लास्ट में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर बच्चों, अब मॉलिक्यूल्स निकाला, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास दे रखा है कितना है, अब NH3 का हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। कितना है 17 इंटू Na, कितना आ गया 0.25 इंटू Na। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा आंसर आया है ये मॉलिक्यूल्स का आया, हर एक मॉलिक्यूल कितना एटम कंटेन कर रहा है 4। तो ये जो आंसर आया इसको हम एटम्स की फॉर्म में निकाल देंगे, किससे, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो 4 को अगर 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 1 इंटू Na। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ अजाइड आयन N3 माइनस इज Na। और वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने आयन्स प्रेजेंट है, जितने भी आयन्स प्रेजेंट है उसके एक आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक आयन में अगर मान लो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ आयन से। चलो बहुत ही बढ़िया, आ जाओ। तो नंबर ऑफ आयन्स कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक आयन्स में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 आयन कितने हैं, 3 इंटू 5। अब देखो 5 तो नाइट्रोजन के हो गए और कितने 3 नाइट्रोजन है, लेकिन -1 चार्ज भी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और है। तो कितने हैं टोटल 16। ठीक है, अब देखते हैं। चलो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। N3 का कितना होगा 3 इंटू 14 42 ग्राम। अब हमें पता है ये 42 ग्राम में कितना Na कंटेन करता है, Na आयंस कंटेन करता है। 1 मोल हो गया ना, ये 1 मोल हो गया। तो कितने आयंस कंटेन करता है, ये करता है Na, मतलब 16 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 16 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वही तो कहा था मैंने कि मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी आयंस होगा। तो 4.2 ग्राम्स में कितने आयंस हो जाएंगे, 4.2 ग्राम्स इंटू में 42 इंटू में 16 Na।
इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। दूसरा तरीका, चलो ये समझने, अच्छा ये वाला छोड़ 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 छोड़, भूल जाओ भूल जाओ। क्या बोला था मैंने, हमें क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ आयंस। कैसे ढूंढेंगे, मॉलिक्यूल वाले फॉर्मूले से। बस क्या ढूंढने हैं, नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस को ढूंढने का क्या फॉर्मूला है, मोल मल्टीप्लाई बाय मोल मल्टीप्लाई बाय Na। तो मोल निकालो फटाफट से, मोल निकाल दिया, Na से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये निकल गए नंबर ऑफ आयंस। एक आयन में कितने वैलेंस थे, इतने सारे नंबर ऑफ आयन कितने वैलेंस होंगे, नॉर्मली क्या कर देंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्लियर है, यहाँ वहां पे भी यहीं तक पहुंच गए थे, बहुत ही बढ़िया। चलो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करो। 1 0.1 तो 1.6 कितना आ गया, 1.6 Na। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वैसे वाला 1 मोल कंसीडर करके भी कर सकते हो, तो वो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो ये वाला ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, तो अभी तक करते ही आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू द एवोगैड्रो नंबर। बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अरे नंबर ऑफ एटम्स ही पूछ रहे थे, इतनी कहानी पूछने की क्या जरूरत थी। हमें पता है Na क्या है, कांस्टेंट। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल रहे थे हम, मोल मल्टीप्लाई बाय Na। तो Na तो है कांस्टेंट, Na क्या है बच्चों, कांस्टेंट हर एक चीज का। हमें क्या ढूंढना है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स रख रहा होगा। तो निकालो फटाफट से, निकालो फटाफट से। 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 तो गिवन मास है और उसका मोलर मास भी क्या होता है 4, मतलब कितना मोल आ गया 1। इसका निकालते हैं। 46 डिवाइडेड बाय 23 कितना आ गया मोल 1। मोल का फॉर्मूला पता है ना बच्चों, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इतनी देर से कर तो रहे हैं हम यही सब, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखो इसका निकालते हैं। 0.40 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ गया 0.1 मोल। इसका निकालते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 3। तो सबसे ज्यादा मोल किसका है, डी पार्ट का, मतलब सबसे ज्यादा एटम भी कौन कंटेन करेगा, हमारा डी पार्ट। 12 ग्राम ऑफ हीलियम एटम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज से मदद से हम अब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो 78 तो हो गया कार्बन और टोटल परसेंटेज कितना होता है 100। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 100 में से माइनस कर दो 78 कितना हो गया 22%। अब वो पूछ क्या रहा है, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। क्या करेंगे, एक डब्बा बनाते हैं, उस डब्बे को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे बनाएंगे डब्बा, डब्बा है डब्बा। देखो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में मैं क्या लिखूंगी, फर्स्ट कॉलम में मैं लिखूंगी एलिमेंट। ठीक है, मेरी जगह कम पड़ गई, रुको। सबसे पहले कॉलम में मैं क्या लिखूंगी, एलिमेंट। फिर सेकंड कॉलम में क्या लिखूंगी, जितना वो प्रेजेंट है। तो यहीं पे लिख देते हैं एलिमेंट विद परसेंटेज। ठीक है, थर्ड कॉलम में मैं क्या लिखूंगी, रेशियो बाय मास, रेशियो बाय मास। थर्ड कॉलम पे क्या लिखूंगी, मोल रेशियो, मोल रेशियो। और फिर इसको होल नंबर बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। चलो सॉल्व करते हैं। अब एलिमेंट लिखा, कितना एलिमेंट था, कार्बन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट था। कार्बन का परसेंटेज कितना था 78% और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना 22%। अब रेशियो बाय मास, जितना हमारा परसेंटेज गिवन है उसको किससे डिवाइड करना है, उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो कितना होगा 78 डिवाइडेड बाय 12 कितना आंसर आ गया 6.5। इसको क्या करेंगे 22 डिवाइडेड बाय 1 कितना आंसर आ गया 2.5। अब देखो हमें क्या निकालना है, एक दूसरे का मोल रेशियो। तो क्या करेंगे, जो भी हमारा अभी आंसर आया है रेशियो बाय मास से, वो उसमें से जो छोटा आंसर होगा उसको दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो दोनों है हमारे उसको डिवाइड कर देंगे। तो कौन सा छोटा है,
22 छोटा, ये 2.5 नहीं है, 2.2 नहीं है, 2.2 नहीं है, पाप हो गया। जो भी छोटा है उसको लेके दोनों को डिवाइड कर देंगे उसी नंबर से। तो कौन छोटा है, 6.5 है 22, 6.5। तो क्या होगा, 6.5 डिवाइड बाय 6.5 क्या निकल के आ गया, 1। 22 डिवाइड बाय 6.5 क्या निकल के आ गया बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 18, 3 अप्रोक्सीमेटली कितना निकल के आ गया, 3। होल नंबर बनाना है, ध्यान रखना। तो कार्बन कितना है, 1 और हाइड्रोजन कितना है, 3। कैसे लिख सकते हैं इसे, CH3। मतलब हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया है, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई। बस ये डब्बा आपको याद रखना है, ऐसे ऐसे करके हम एम्पेरिकल फॉर्मूला तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन Lu71, 175 रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये जो नीचे दे रखे होते हैं ये क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड होता है, प्रोटॉन्स। तो जितना प्रोटॉन होता है बच्चों उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और याद रखना जितना Z होता है हमारा, मतलब एटॉमिक चार्ज जितना भी होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कितना होता है एटॉमिक चार्ज, वो कहाँ दे रखा है, ये रहा 175। तो इन दोनों की वैल्यू तो हमें पता है कितनी, 71। एटॉमिक नंबर ही तो क्या डिसाइड करता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी एटम में इक्वल नंबर में होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, न्यूट्रॉन कैसे ढूंढेंगे, 71 प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितना आ गया, 104। तो हमारा क्या क्या रिस्पेक्ट में पूछा है, सबसे पहले पूछा है प्रोटॉन कितना है, 71। तो 71 ए और सी तो कट गया, 2 है 71। फिर पूछा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना, 104। तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव दिस परसेंटेज ऑफ। कार्बन और हाइड्रोजन की दे रखी है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बोल रहा है 3 कंटेन कर रहा है एटम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 1 2 की दे रखी है, तीसरे की क्या करेंगे, 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे। तो बनाते हैं डब्बा। ठीक है भाई, बन गया डब्बा। करते हैं अब शुरुआत। तो कैसे होगा, सबसे पहले एलिमेंट लिखूंगी, एलिमेंट के साथ ही उसका क्या लिख देते हैं, कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। बहुत ही बढ़िया। तो लिखते हैं कार्बन है मेरे पास, हाइड्रोजन है मेरे पास, ऑक्सीजन है। इस बार थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, एक लाइन और डाल देते हैं। क्या जा रहा है हमारा, ठीक है। तो कितना कार्बन प्रेजेंट है, 38.171। हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, 9.67। क्या करेंगे, 100 में से दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 51.62। ठीक है, माइनस करके देखना, यही आएगा। अब और क्या लिखना है, फिर हमारे को मोल रेशियो निकालना है। क्या करना है, मोल रेशियो निकालना है। मोल रेशियो कैसे निकालते हैं, जो भी कंपोजिशन होती है हमारी उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक मास से। मोल तो नहीं है यहाँ पे, मॉलिक्यूल तो नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक मास से। अभी तो देखा हमने ऊपर, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें मोल रेशियो बनाना है, सिंपल वाला, सिंपल मोल रेशियो। होल नंबर बनाते हैं जहाँ पे 3 ही तो टेबल होती है हमारे पास। तो करते हैं चलो, 38 डिवाइडेड बाय 12, 9.67 डिवाइडेड बाय 1, 51.62 डिवाइडेड बाय 16। तो क्या क्या आंसर आ गया, इसको सॉल्व करोगे 3.22। इसको तो एज इट इज लिख दें, और इसका भी आंसर क्या है, 3.22। तो कौन सा आंसर छोटा है, बिल्कुल 3.22। तो उसी से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 1 आ गया, 9.67 डिवाइड करना पड़ेगा 3.22 से। तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। 3.22 डिवाइड करना पड़ेगा 3.22 से, ये क्या आ गया, 1। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। टेबल समझ में आ गई कैसे बनाते हैं। तो क्या हो गया, कार्बन प्रेजेंट है 1, हाइड्रोजन प्रेजेंट है 3 और ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3O। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गेव द फॉलोइंग रिजल्ट ऑन एनालिसिस। फिर से वही करना है, डब्बा बनाते हैं। चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं, जो पुराना बनाया है उसी को कॉपी कर लेते हैं। बस वैल्यू चेंज कर देंगे, वैल्यू चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या चेंज करना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा। चलो सब कुछ मिटा देती हूँ। अरे यार, चलो इतना आलस भी ठीक नहीं, लिख लेंगे मॉलिक्यूलर मास दोबारा, कम से कम डब्बा तो नहीं बनाना पड़ रहा। इस डब्बे को ना कॉपी कर लेते हैं, आगे भी तो यूज होगा। ये खाली डब्बे को कॉपी कर लेते हैं पहले। ये कैसे खराब हो गया? एक मिनट दो बच्चों, बस फास्ट फॉरवर्ड कर लो तब तक। डब्बा तो नीट एंड क्लीन चाहिए हमें। चलो इस डब्बे को करते हैं सबसे पहले कॉपी। ठीक है, अब आगे पेस्ट करने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो कार्बन कितना दे रखा है हमें, 40%। हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 13.33%। और इस बार हमें क्या गिवन है, ऑक्सीजन नहीं गिवन। कितना गिवन है, नाइट्रोजन गिवन है 46.76%। मोल रेशियो निकालते हैं। कार्बन का मोलिकुलर मास 12, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 1 और नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास बच्चों 14, 14। आ जाओ सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, कितना आएगा, सॉल्व करो। जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या करने वाले हैं अब, तो आओ बच्चों सॉल्व करते हैं। क्या आंसर आएगा हमारा, सॉल्व करते हैं 3.33। आगे सॉल्व करते हैं, ये तो एज इट इज रह जाएगा। इसको भी सॉल्व करोगे तो आएगा 3.33। तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, 3.33 सबसे छोटा नंबर है, तो उसी को लेके फटाफट से डिवाइड कर देंगे। 3.33 और इसके बाद ये भी 3.33, तो डिवाइडेड बाय 3.33। ठीक है, तो अब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ये 1 आएगा। 3 4 12, 3 एक्स्ट्रा है तो क्या आ जाएगा 4, अप्रोक्सीमेटली ये भी आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा सी कितना है 1, एच कितना है 4 और नाइट्रोजन कितना है बच्चों हमारे पास, नाइट्रोजन भी है 1। तो CH4N, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। इतनी बात क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन COH द एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, फिर से एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा है हमने डब्बा कॉपी कर लिया था। अरे ये क्या हुआ, डब्बा आधा ही कॉपी हुआ, कोई बात नहीं, भरना पड़ेगा। एलिमेंट एंड कंपोजिशन लिखने वाले हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर करेंगे क्या हम, मोल रेशियो, और लास्ट में हम क्या करेंगे, सिंपल मोल रेशियो, सिंपल मोल रेशियो। तो कार्बन कितना है हमारे पास 40%, ऑक्सीजन कितना है 53.34% और ये क्या है 6.60%। तो अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं देखा देखा लग रहा है। चलो बहुत ही बढ़िया। 40 डिवाइडेड बाय 12 अभी सॉल्व किया था, कितना आ रहा था 3.33। 6.60 डिवाइडेड बाय 1, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है ना, कितना आ गया 1। ठीक है, 53 को डिवाइड करना है अब। अच्छा 2 डॉट लग गए, 1 मिनट रुको, इतना तो वैसे तुम छोड़ सकते हो हमें। 16, तो ये भी कितना आएगा 3.33। तो फटाफट से अब क्या करेंगे, सिंपल होल रेशियो बनाएंगे, होल नंबर बनाएंगे। 3.33, 6.60, 3.33, 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, तो कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 1। तो C1 है, H2 है और O भी 1 है, तो कैसे लिख सकती हूँ CH2O, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, so the next question we have is the empirical formula and the molecular mass of a compound are CH2O and 180 gram respectively. What will be the molecular formula of the compound? देखो क्या क्या गिवन है हमें, एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है कितना CH2O, और क्या गिवन है, मोलिकुलर मास गिवन है मुझे।
कितना गिवन है 180 ग्राम। पूछ क्या रहा है वो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का रिलेशन हमें पता है क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलता है अगर एम्पेरिकल फार्मूला को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, n से। तो अब ये n कहाँ से निकलेगा, मेरे पास क्या गिवन है, मास गिवन है। तो हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है अगर मॉलिक्यूलर मास को हम n फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, एम्पेरिकल फार्मूला मास। इतनी बात क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। चलो तो हमें मॉलिक्यूलर मास तो गिवन है पर एम्पेरिकल फार्मूला मास हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करते हैं, क्या हो जाएगा 12 + 2 + 16 कितना आ गया 30 ग्राम आ गया है। तो करते हैं, बस कुछ नहीं करनी है, n की वैल्यू निकालनी है 180 डिवाइडेड बाय 30। तो n कितना आ गया बच्चों, मेरा n आ गया है 6। क्या करूंगी अब, एम्पेरिकल फार्मूला जो मुझे ऑलरेडी पता है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, 6 से। क्या आ जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो C6H12O6 क्या बन गया, ये तो ग्लूकोज बन गया। क्या है बच्चों ये, ग्लूकोज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड वन, सी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। So the next topic we have is stoichiometry and stoichiometric calculations। क्या करने वाले हैं हम, stoichiometry और उनसे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज। देखो 20 ग्राम हीट करा है हमने एक सब्सटेंस लाइमस्टोन, उसमें से जितना भी CO2 निकला उसका मास निकालना है, कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ। तो इसके लिए हमें पहले रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो रिएक्शन लिखते हैं। अच्छा रिएक्शन भी हमको गिवन है, तो रिएक्शन ये रही, क्या गिवन है हमें, CaCO3 गिव्स टू CaO + CO। इतनी बात पता है हमें, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब हमें ये नहीं पता कि CaO एग्जैक्टली कितना लिया है। 20 ग्राम तो क्या है टोटल, पर उसमें से प्योर क्या किया है हमने, सिर्फ प्योर वाले को ही हीट करके बताना है हमें। तो पहले क्या करेंगे हम निकालेंगे मास ऑफ प्योर CaCO3। तो कैसे निकालेंगे उसको निकालेंगे हम टोटल सैंपल में से। टोटल सैंपल जो हमें कितना दे रखा है 20 ग्राम, उसमें से हम क्या करेंगे अपने प्योर वाले का निकाल लेंगे। तो 20 ग्राम दे रखा है, उसमें से सिर्फ 20% ही प्योर है। तो मेरा कितना आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया 4 ग्राम। अब कुछ नहीं करना, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, क्या है 100 ग्राम। 100 ग्राम में से कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है 44 ग्राम। कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है 44 ग्राम। 1 ग्राम में से कितना प्रोड्यूस होगा 44 डिवाइडेड बाय 100, इतना ही प्रोड्यूस होगा। 4 ग्राम में से कितना प्रोड्यूस होगा, ये तो हमने निकाला है ना अभी ऊपर, 44 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4। तो कितना आ गया 4 4 16 17। ठीक है, तो कितना आ गया 1.76 ग्राम। तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, डी पार्ट इज आर वेरी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है इन 1 मोलल सोल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट देयर इज। क्या बात है, वो बोल रहा है 1 मोलल सोल्यूशन। 1 मोलल की डेफिनेशन क्या होती है कि 1 मोल सोल्यूट कहाँ प्रेजेंट होगा हमारे, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कहाँ प्रेजेंट होगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इतनी डेफिनेशन हमको बहुत अच्छे से पता है। अब वो पूछ रहा है 0.5 मोल कितने में प्रेजेंट होगा। तो 1 मोल 1 kg में है, 0.5 मोल कितनी kg में होगा 1 डिवाइडेड बाय 0.5, सॉरी मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई बाय। तो नॉर्मल ऐसे ही लिख दूं, आपको ऐसे ही दिख रहा है 0.5 kg। अब देखो यहाँ पर हमें ग्राम और ml में है दे रखे हैं, तो हम kg को क्या करेंगे ml में या फिर ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ml में तो नहीं कर पाएंगे, डेंसिटी नहीं गिवन, तो ग्राम में कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 500 ग्राम। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट क्या कह रहा है 100 ml ऑफ सॉल्वेंट नहीं, 1000 ग्राम नहीं। 1000 ग्राम कब था, जब वो 1 मोल था, 0.5 मोल नहीं है। 500 ml ऑफ सॉल्वेंट नहीं, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल ठीक। तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो हमें क्या गिवन है, हमें एक रिएक्शन गिवन है।
बोल रहा है कितना मास इसका लगेगा, वो भी कब, जब हमें 95% प्योर CO2 का पूछ रहा है। वो मास कितना लगेगा इस पूरे HCl को न्यूट्रलाइज करने में। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स हमारा CaCO3 का है, कितना है, 1 दिख रहा है हमें यहाँ पे, और यहाँ पर HCl का नंबर ऑफ मोल कितना है, 2। तो मैं एक बात लिख सकती हूँ यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 is equals to half into number of moles of HCl। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, इतनी सी बात है। अब हमें निकालना क्या है, हमें सबसे पहले निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, हमने निकाल दिया क्या, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है और मोलारिटी गिवन है। तो देखो हम कैलकुलेट कर लेंगे HCl के नंबर ऑफ मोल्स, फिर उसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। उससे हम क्या निकाल लेंगे, गिवन मास। उससे हम क्या निकाल लेंगे, गिवन मास। फिर वो जो गिवन मास आएगा उससे हम क्या निकाल लेंगे, अपना एक्चुअल मास, थ्योरेटिकल मास जो उसका होना चाहिए, क्योंकि हमें परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला भी तो अप्लाई करना पड़ेगा ना इसमें। चलो तो एक एक स्टेप हम करते जाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालते, कितना होगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। कितनी मोलारिटी है, 0.5। अब मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वो भी कब, लीटर वाला वॉल्यूम, तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, 0.05। कितना हो गया, 0.05। तो कितना आंसर आ गया मेरा, 0.025। ये आ गए मेरे नंबर ऑफ मोल्स। अब इसकी मदद से मैं क्या करूंगी, मैं कैलकुलेट कर लूंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। कितना निकल के आएगा, 0.025 को डिवाइड कर दूं किससे, 2 से, तो कितना हो गया, 0.0125। इतना नंबर ऑफ मोल्स हमारा निकल के आ चुका है। अब इससे क्या निकाल लेंगे, हम अपने टोटल सैंपल का वेट। क्या निकाल लेंगे, टोटल सैंपल का वेट। तो निकाल लेते हैं भाई, निकाल लेते हैं। कितना सैंपल है हमारे पास, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, ओ सॉरी गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इतनी ही बात चल रही थी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1.025। गिवन मास कितना है, यही तो हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया था पीछे वाले क्वेश्चन में, CaCO3 का कितना था हमारा, 100। तो बस कुछ नहीं करना है, वेट निकाल देना है। कितना हो गया, 0.0125 इंटू 100, कितना आ गया, 1.25 ग्राम, इतना आ गया। अब देखो यही हमारा मेन निकल के आ जाता, लेकिन अभी उसने एक चीज और बोल दी कि वो क्या है, 95% प्योर में पूछ रहा है। तो हमें प्योरिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। प्योरिटी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, वेट ऑफ कंपाउंड जो हमने देखा अभी, डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट जो हमें निकालना है अभी, इनटू में 100। ठीक है, कंपाउंड क्या है हमारा, CaCO3। 95 तो ये हमें दे ही रखा है, 1.5 यहाँ पे पुट कर देंगे जो हमने निकाला है। टोटल वेट हमें निकालना है इनटू 100। तो टोटल वेट कैसे निकालेंगे, टोटल वेट कैसे निकाल लेंगे बच्चों, टोटल वेट निकाल लेंगे 1.25 ऐसे ही रहेगा, 95 नीचे चला जाएगा, इनटू 100 कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.32 ग्राम। मतलब हमारा कौन सा आंसर मैच हो रहा है, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कुछ कुछ लोग बस इतना निकाल के इसको ठीक कर देंगे, बट वो फिर हमारा गलत हो जाएगा। हमें 95% प्योरिटी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, नीट 2022 का क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस के सबसे पहले हमें क्या लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन लिखते हैं। 2N2 + 3H2 गिव्स टू 2NH3। सॉरी बच्चों, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा कुछ भी,
ठीक है, तो ये है, वो बोल रहा है कि हमें 20 मोल्स किसके चाहिए, अमोनिया के चाहिए। तो यहाँ पर कितने यूज होंगे, 10 मोल्स, यहाँ पर कितने यूज होंगे, 30 मोल्स। किसके पूछ रहा है वो, हाइड्रोजन के पूछ रहा है, तो कितने मोल्स यूज होंगे, 30 मोल्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। इतना तो आपको स्टोइचियोमेट्री देखनी आती है ना। अगर ये 2 है, अगर ये 2 है और ये 3 है और ये 1 है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर लोगे, आप कैलकुलेट नहीं कर लोगे। क्लियर हो गई इतनी बात, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कहता है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, तो परसेंटेज प्योरिटी का क्या फॉर्मूला होगा, MgCO3 एक्चुअल में जो है और MgCO3 जो होना चाहिए, थियोरेटिकल मान लेते हैं, इनटू में 100, यही तो है हमारे परसेंटेज का परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला। तो देखो ये एक्चुअल वाला हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास है ये, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें मोल्स मिल जाए तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, गिवन मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो रिएक्शन लिखते हैं। 1 MgCO3 जो क्या टूट रहा है किस किस में, MgO प्लस CO2 में। तो इतनी बात तो हमें यहाँ पे ही पता चल रही है कि 1 मोल अगर ये टूटेगा तो कितना बनेगा, सिर्फ 1 मोल बनेगा, सिर्फ 1 मोल बनेगा। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCO3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO। तो हम MgO के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जो गिवन डेटा है वो किसका है, MgO का। तो MgO की मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर उस नंबर ऑफ मोल्स को मोलिकुलर मास ऑफ MgCO3 से मल्टीप्लाई करके गिवन वेट निकालेंगे, फिर उस गिवन वेट को इधर पुट कर देंगे और हमारी परसेंटेज प्योरिटी हमें मिल जाएगी। तो पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO, क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना गिवन है, ये रहा 8 डिवाइडेड बाय MgO का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40। तो कितना आंसर आ गया मेरा 0.2, कितना आंसर आ गया 0. बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम अब ये किसके मोल्स हैं, ये मोल्स इक्वल हैं, हम MgCO3 को भी बोल सकते हैं। तो हम MgCO3 के मोल्स मिल गए हैं, तो अब MgCO3 का गिवन मास निकाल सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCO3 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, मॉलिक्यूलर मास के MgCO3 से। बहुत ही बढ़िया, चलो निकाल लेते हैं। तो वेट जो हमारा G से डिनोट नहीं करते, चलो इसे W से कर देते हैं, गिवन मास है। तो क्या हो जाएगा, मोल्स कितना है 0.2 और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों इसका 84। तो ये हमारा आ गया क्या, गिवन मास। तो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से, 2 4 जा 8 16। तो ये आ गया मेरा क्या, गिवन वेट ऑफ, बस अब कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, गिवन वेट है यहाँ पर हमारे पास 16.8, एक्चुअल कितना होना चाहिए दे रखा है उसने 20 इनटू में 100, बस कुछ नहीं करना है, अब कैलकुलेट करते हैं। एक 0 कट गया, तो ये वापस से काटना पड़ेगा, 8.4 आ गया। तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 84% ही क्या आ गई उसकी प्योरिटी आ गई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। परसेंटेज प्योरिटी के थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट क्या करना है आपको, स्टेप वाइज चलना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गिवन मास निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी में पुट कर देना है। क्लियर हो गई इतनी बात, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% of NaCl। तो हमें क्या निकालना है, हमने 2 केमिकल्स को मिलाया है, AgNO3 को और NaCl को, इन दोनों को मिला के हमारा एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, हमें उसका मास निकालना है। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं, क्या रिएक्शन होगी बच्चों हमारी, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स टू, हमें पता है बहुत अच्छे से इस रिएक्शन का, AgCl एंड NaNO3। अब हमें इतनी बात पता चल रही है कि जितना मोल इसका यूज हुआ है उतना मोल इसका यूज हुआ है और इतना ही मोल क्या हुआ है इसका यूज हुआ है।
तो हम किसी एक का मोल निकाल लें, उस एक के मोल से हम निकाल सकते हैं क्या, अपने AgCl के मोल्स, इक्वल ही तो है। फिर AgCl के मॉलिक्यूलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारा गिवन मास मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं, अब देखो हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ताकि जिससे हम AgNO3 का क्या निकाल ले, मास निकाल ले। तो देखो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का ही क्या करना पड़ेगा, दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा। तभी तो हम देखेंगे कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ऐसा तो नहीं हो कि मान लो हमने एक का निकाल लिया, दूसरे के इतने मोल्स ही गिवन ना हो, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक साथ निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। जो भी लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स होंगे वही किसके मोल प्रोड्यूस होंगे, AgCl के। तो निकालते हैं फटाफट। देखो 16.9% से आपको क्या पता चल रहा है कि आपके 1 ml में परसेंटेज में हमें क्या पता चलता है बच्चों कि 16.9 ग्राम कहाँ पर प्रेजेंट है, 100 ml में प्रेजेंट। कितना प्रेजेंट है, 100 ml में। 16% ये क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो 100 ml में प्रेजेंट है, ये डेफिनेशन हमने खुद से निकाली। ठीक है, हमें पता है, हमने वेट परसेंटेज पढ़ा है, उससे हम समझ गए। वैसे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 5.8 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml में। हमें क्या करना है, 50 ml का निकालना है। तो क्या करेंगे, इधर से क्या करेंगे, 1 ml का निकालेंगे। 1 ml का कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे। 16.9 डिवाइडेड बाय 16.9 डिवाइडेड बाय 100। अब हमें क्या निकालना है, 50 ml का निकालना है। तब क्या करेंगे, 16.9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या कर देंगे, 50। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितना आएगा, 16.9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50। इतने ग्राम्स हमारे प्रेजेंट है 50 ml में। इसको भी ऐसे ही करेंगे, NaCl का भी ऐसे ही करेंगे। तो NaCl का ऐसे करेंगे तब क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास था 5.8 ग्राम 100 ml में। 1 ml में कितना हो गया, 5.8 डिवाइडेड बाय 100। 50 ml में कितना हो गया, 5.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50। यही वैल्यू क्या हो गई, 5.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50। इतनी बात समझ में आती है। सॉल्व करते हैं। तो जब आप इस वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 21015। तो आपका कुछ अप्रॉक्सीमेटली 8.45 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब कितना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। किसमें, ग्राम। 2.4 नहीं, 2.9 आएगा क्योंकि 1 कैरी गया, 2.9 ग्राम्स आ। तो देखो हम अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। दोनों के गिवन मास हमें मिल चुके हैं, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सबसे पहले मैं क्या निकाल रही हूँ, AgNO3। तो AgNO3 का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगी, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। कितना आ गया, 0.049। अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया, 0.5। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकालेंगे। कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास कितना था, 2.9 डिवाइडेड बाय 58.5। कितना आ गया, 0.049, 0.5। तो 0.5 मोल इसके रिएक्ट कर रहे हैं, 0.5 मोल इसके रिएक्ट कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं 0.5 मोल ऑफ AgCl। मिल गया हमें। अब हमें मोल्स तो नहीं चाहिए था, गिवन मास चाहिए। तो क्या करेंगे, गिवन मास निकालने के लिए G से नहीं, चलो W से ही डिनोट करते हैं। तो गिवन मास AgCl का निकालने के लिए हम मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास। इतनी सी बात ही करेंगे। यही करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल यही करेंगे। तो करते हैं फटाफट से। गिवन मास निकालने के लिए हमने मोल लिया 0.5 और मॉलिक्यूलर मास कितना है, 143.3। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.165, जो कि किसके इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली 7 ग्राम्स के ही इक्वल है। तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कहाँ पर है, C पर। समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया। पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पे जानबूझ के सॉल्व किया है ताकि आपको पढ़ने में इजी हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। तो वो बोल रहा है कि H2 और O2 को, Cl2 को मिला के हमें क्या बताना है कि कितना HCl प्रोड्यूस हुआ। तो एक बार रिएक्शन लिखते हैं।
क्या रिएक्शन होती है, H2 प्लस Cl2 गिव्स टू 2HCl, यही होती है। अब देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, 22.4 लीटर ये गिवन है, 11.2 लीटर ये गिवन है, और वो पूछ रहा है ये कितना प्रोड्यूस होगा। किसमें पूछ रहा है, मोल्स में पूछ रहा है। कितने में पूछ रहा है बच्चों, मोल्स में पूछ रहा है। तो फटाफट से मोल्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे मोल्स, जब भी हमें लीटर की फॉर्म में दे रखा हो तो हम 22.4 लीटर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। करते हैं, 22.4 लीटर से इसको भी डिवाइड कर दिया, 22.4 लीटर से इसको भी डिवाइड कर दिया, तो कितने मोल्स आ गए, 1 मोल आ गया। ये कितना आ गया, 0.5 मोल आ गया। कितना मोल आ गया, 0.5 मोल आ गया। तो अब हमें इतना पता चल रहा था, जब ये 1 मोल था, जब ये 1 मोल था तो कितना बना रहा था, 2 मोल ऑफ HCl बना रहा था। पर है कितना हमारे पास, 0.5 मोल है, आधा है, 1 मोल का आधा है। तो क्या करेगा, आधा ही HCl बना पाएगा। कितना मोल बना पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल HCl बना पाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, आपको दिख रहा होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 1 मोल ऑफ HCl गैस। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। फिर से लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन, पिछला वाला क्वेश्चन भी लिमिटिंग रिएजेंट का था, ये भी। वो बोल रहा है कि Mg और O2 ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन करी। अब वो बोल रहा है कि हमारे पास इतना इतना ग्राम प्रेजेंट था, कितना कितना, 1 ग्राम, और दूसरे में 0.56 ग्राम। वो पूछ रहा है कि अगर इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो ये बताओ कि कौन आखिर में एक्सेस में बच जाएगा और कौन पूरा बर्न हो जाएगा, जल जाएगा और प्रोडक्ट बना देगा, और अगर वो बच रहा है तो वो कितना बच रहा है, बस ये बताना है। तो चलो पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। Mg प्लस हाफ O2 क्या दे रहा है हमें, MgO। इतनी बात क्लियर है। देखो अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से जाऊं तो क्या हो जाएगा, 24 ग्राम कितना जला रहा है, 16 ग्राम जला रहा है। क्या कर रहा है, 24 ग्राम 16 ग्राम जला रहा है। तो 1 ग्राम अगर मैं Mg का देखूं जो मुझे दे रखा है ऑलरेडी, वो कितना जलाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 24 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, कितना आएगा, 0.67 ग्राम। अगर 1 ग्राम Mg लिया है तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, 0.67। 0.67 लिया है क्या, नहीं, ये तो कम लिया है। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पर, यही O2 ही क्या है मेरा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट मिल चुका है। अब बस हमें ये देखना है कि कितने मोल्स हमारे बच चुके हैं, किसके, Mg के कितने ग्राम बच चुके हैं। तो वो पूछ रहा था पहले तो विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, तो कौन रह गया है, Mg रह गया। इसका मतलब डी और बी पार्ट तो ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब देखो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग। तो हमने देखा था यहाँ पर कि 16 ग्राम कितना जला रहा है, 24 ग्राम। ये ऑक्सीजन की बात हो रही है और ये Mg की बात हो रही है, ठीक है। अब 16 ग्राम जला रहा है 24 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना जलाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 16, तो 0.56 ग्राम कितना जलाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 0.56। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 0.84 हमारा आ चुका है। तो 0.84 हमारा 1 ग्राम में से यूज हो गया है। तो कितना बच गया है वो कैसे निकालेंगे, तो Mg लेफ्ट कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम था और इतना जल गया, तो कितना बचा बच्चों हमारे पास, 0.16 ग्राम। कितना बचा, 0.16 ग्राम। तो हमारा कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, ए पार्ट ही हमारा ऐसा ऑप्शन है। Mg एक्सेस में है, कितना एक्सेस में है, 0.16 ग्राम। क्लियर हो गई इतनी बात, बहुत बढ़िया। चल आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3, द कंसंट्रेटेड एसिड इज 70%। देखो क्या बोला है उसने बोला है कि कितने ग्राम्स लगेंगे नाइट्रिक एसिड में, क्या बनाने में, कितना बनाने में, 250 ml बनाना है हमें, और 2 मोलारिटी उसकी होनी चाहिए, और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है उसने, 70% कंसंट्रेशन दे रखी है। तो क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है,
मोलारिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। मोलारिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, 0.25 वॉल्यूम ले लिया इंटू 2 मोलारिटी, क्योंकि ये क्या है ml में, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.25 आएगा। अब तो इतनी बताने की जरूरत नहीं है, 0.5 आ गया। अब कितना HNO3 हमें जोड़ना पड़ेगा, कितना HNO3 जोड़ना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट जो उसका है HNO3 का, डिवाइडेड बाय 70%, डिवाइडेड बाय 70%, क्योंकि 70% ही क्या है उसकी कंसेंट्रेशन है। तो यूपर लिखा हमने, जो हमने ऊपर से निकाला, नंबर ऑफ मोल से हमने क्या किया, वेट निकाल दिया, वेट को हमने 70% ही यूज करना है। क्या आ जाएगा हमारा, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 45 ग्राम। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 6.02 into 10 raised to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is, देखो concentration of solution मतलब क्या निकालना है, मोलारिटी निकालनी है। क्या निकालना है बच्चों, मोलारिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला बता दो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दे रखा है कितना, 100 ml, क्या करेंगे लीटर में, 0.1 लीटर कन्वर्ट कर लिया। हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, तो वो कैसे निकालेंगे, हमें एक चीज गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे इससे, बहुत ही बढ़िया। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, Na को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो वैल्यू पुट करते हैं 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 20, ये वैल्यू दे रखी है। Na की वैल्यू क्या होती है 0.622, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, और n कितना आ गया मेरा 10 रेज टू द पावर -3, ये आ गया मेरा n। अब मैं क्या करूंगी, इसको बस यहाँ पर पुट कर दूंगी, जो मेरा मोलारिटी वाला फॉर्मूला है, कर देते हैं। 10 रेज टू द पावर -3 मोल्स आ चुके हैं, वॉल्यूम कितना था 0.1, तो ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया 10 रेज टू द पावर -2, क्या आ गई मेरी मोलारिटी, कंसंट्रेशन आ गई। तो ऐसा कोई आंसर, अच्छा इसको उन्होंने क्या कर रखा है, डेसिमल फॉर्म में हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, इसको ये लिख सकते हैं हम 1 डिवाइडेड बाय 100, इसको और कैसे लिख सकते हैं 0.01 मोलर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई इतनी बात, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी। वो क्या बोल रहा है, H2 और O2 था, मिला दिया, इतना तेज मिलाया कि वो फट गया, ठीक है, रिएक्शन किया कुछ ना कुछ, वो फट गया। तो अब वो पूछ रहा है अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो वाटर प्रोड्यूस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। कैसे होता है, H2 प्लस O2 गिव्स टू H2, बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन। रिएक्शन को कर दिया हमने बैलेंस्ड। अब देखो जितना मोल इसका होगा, कितना मोल होगा, 2 मोल अगर इसका होगा और अगर 1 मोल इसका होगा, तो कितने मोल बनेंगे हमारे, 2 मोल ऑफ H2O बन जाएंगे। पर 2 मोल H मोल ये क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें क्या दे रखा है, गिवन मास कर लेंगे, मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसके हिसाब से हम H2O के मोल्स बता देंगे। ठीक है, चल तो करते हैं मोल्स कैलकुलेट। H2O कितना होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, कितना आ गया 5 मोल आ गया। अब इसका O2 का बताओ। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है, अगर 5 मोल पूरा यूज कराना है H2 का, तो O2 के कितने मोल होने चाहिए, बताओ 2.5, कितने होने चाहिए 2.5, इतना पता चल रहा है ना, क्योंकि 2 मोल, यहाँ से देखो 2 मोल कितने के साथ करेगा, 1 के साथ करेगा, तो 5 कितने के साथ करेगा 2.5 के। तो देखते हैं 2.5 आता है या नहीं आता है। चलो तो 64 है इसका और
इसका मॉलिक्यूलर मास कितना लेंगे 32, कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका मतलब 2.5 आना चाहिए था पर 2 आया है, इसका मतलब O2 ही क्या है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। तो O2 के हिसाब से अब मोल्स कैलकुलेट किए जाएंगे। देखो 1 मोल था तो क्या हो रहा था 2 मोल H2O प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर पता चला ना। O2 का 1 मोल था तो 2 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस हो रहा है। अब मैंने क्या किया 2 मोल H2O ले लिया तो कितने मोल प्रोड्यूस होंगे 4 मोल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन 4 मोल्स। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फॉर अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 32 ग्राम ऑफ HCl। फिर से क्या करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट जो भी होगा उतना हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शन लिखते हैं, किस किस के बीच में रिएक्शन हो रही है PbO प्लस HCl क्या बना के देता है PbCl2 बना के देता है ना सॉल्ट, PbCl2 प्लस H2O बना के देता है। तो बहुत ही बढ़िया। देखो अब तो यहाँ पर सेम है, 1 मोल 1 मोल 1, ठीक है। चलो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, कितना दे रखा है 6.5। PbO का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 223, इसका 32 डिवाइडेड बाय HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 36.5। करते हैं कैलकुलेट। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो आपका आंसर आएगा 0.029। इसको कैलकुलेट किया जाए तो आपका आंसर आएगा 0.877। तो देखो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि ये क्या है लेस अमाउंट में प्रेजेंट है और ये क्या है बहुत हाई अमाउंट। क्या है एक लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, एक हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इस बार मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये रहा। तो अब इसके कंसेप्ट इसके रेफरेंस में बात होगी HCl को मारो गोली। तो देखो 1 मोल यहां पर था तो 1 मोल ही PbCl2 बन रहा था। 0.029 मोल है तो कितना PbCl2 बनेगा 0.029 मोल ही तो बनेगा, 0.029 मोल ही तो बनेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया डी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, फटाफट से सॉल्व करना है। ये वाले क्वेश्चंस आपको PYQ मतलब जब भी आप नीट का पेपर दोगे अब तो उसमें सबसे ज्यादा टाइम बचाता है क्योंकि यूनिटरी मेथड लग रहा है, इतना था इतना हो गया, कितना है कितना होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2 इज मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm is needed to burn completely with 1 liter of propane gas measured under the same condition। हमने 2 रिएक्शंस लिए हैं, फिर से 2 रिएजेंट लिए हैं, कौन कौन से C3H8 और O2 दोनों को क्या कर रहे हैं आपस में रिएक्ट करा रहे हैं। पूछ रहा है वो कि कितना O2 लगेगा, वॉल्यूम बता दो, कितना O2 लगेगा वॉल्यूम बता दो जब 1 लीटर प्रोपेन गैस को हम O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो रिएक्शन पता होनी चाहिए, रिएक्शन पता होनी चाहिए। C3H8 कंबशन रिएक्शन है, O2 gives to 3CO2 plus 4H2O। ठीक है, तो ये हमारी क्या है पूरी एक रिएक्शन। अब आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे 1 मोल प्रेजेंट है तो कितने रिएक्टेंट होने चाहिए O2 के 5 मोल इसके होने चाहिए। हमने बोल दिया अब ये 1 लीटर प्रेजेंट है तो ये कितना होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए 5 लीटर। इजी सी बात है। दूसरी बात और देख लेते हैं, अगर 1 लीटर 1 मोल पे कितना लीटर प्रेजेंट होता है 2.4 लीटर। तो 5 लीटर कितना करना चाहिए, 5 लीटर कितना चाहिए 224 इंटू 5। तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया सी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। So the next question says that in Haber process 30 liter of dihydrogen and 30 liter of dinitrogen were taken for reaction which yielded only 50% of the expected product. What will be the composition of gaseous mixture under the aforesaid condition in the end? वो बोल रहा है कि 30 लीटर हमने डाइहाइड्रोजन लिया, मतलब H2 कितना लिया है 30 लीटर, किसके साथ रिएक्शन कराई है N2 के साथ, N2 भी कितना लिया है 30 लीटर ही लिया है, और प्रोड्यूस कर दिया हमने क्या NH3, प्रोड्यूस कर दिया हमने NH3, वो कितना करा है
वो जितना भी करा है हमें पता नहीं है, बस उसकी ईल्ड कितनी है 50%, जो भी आनी चाहिए उससे 50% कम आई है। तो वो पूछ रहा है कि अब जो रिएक्शन मिक्सचर में O2 H2 N2 और NH3 बचे हैं, उनका कितना कितना लीटर बच गया है, कितना कितना लीटर बच गया है, देखते हैं। तो क्या होगा, पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं 3 2, ठीक है। देखो, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर यहाँ पर 1 मोल प्रेजेंट होगा तो कितने मोल प्रेजेंट होने चाहिए इसके, 3 मोल प्रेजेंट। तो अगर ये 30 लीटर है तो इसके कितने मोल प्रेजेंट होने चाहिए थे, इसके मोल प्रेजेंट होने चाहिए थे, आप बताओ। 90, कितने, 90 लीटर प्रेजेंट होना चाहिए। पर ये 30 लीटर है, इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके अकॉर्डिंग होगा, क्या होगा, 30 लीटर है, कितना यूज होना चाहिए, 3 मोल है, 1 मोल 10 लीटर, कितना यूज होना चाहिए 10 लीटर। और कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, कितना प्रोड्यूस होना चाहिए 20 लीटर। ये थी हमारी एक्चुअल क्या कैलकुलेशन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्या ऐसा हुआ नहीं, क्या हुआ, ये 50% हुआ प्रोड्यूस। तो कितना प्रोड्यूस हुआ है देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर। कितना प्रोड्यूस हुआ है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल। अब देखो, अब हमें ये पता चल गया कि ये 10 लीटर प्रोड्यूस हुआ है, बाकी के कितने यूज हुए हैं ये देख लेते हैं। तो इसको यूज होना चाहिए था कितना, 10 लीटर, लेकिन 50% प्रोड्यूस हुआ है तो 50% ही यूज हुआ होगा। तो कितना यूज हुआ, सिर्फ 5 लीटर। 5 लीटर यूज हुआ, 30 लीटर लिया गया था, तो कितना बच गया, 25 लीटर अभी भी ये प्रेजेंट है हमारे रिएक्शन में। 30 लीटर लिया था, 30 लीटर लिया था, पूरा 30 लीटर यूज हो जाना चाहिए था, लेकिन 50% क्या थी, हमारी एफिशिएंसी थी। तो 30 लीटर लिया था तो कितना बच गया, 15 लीटर एज इट इज बच चुका है, ठीक है। तो 15 में से सिर्फ 15 यूज हुआ और 15 क्या हुआ, लेफ्ट, ठीक है। तो बस अब क्या बचा हमारे पास, 15 लीटर बच गया है किसका, H2 का। N2 का कितना बच गया है, 25 लीटर N2 का बच गया है। और अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ है, 10 लीटर अमोनिया प्रेजेंट प्रोड्यूस हुआ है। तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, चलो देखते हैं। 10 लीटर, ये तो देखो 20 20 20, ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, एक ही ऐसा ऑप्शन है और तुम हमारे तीनों आंसर उसमें मैच हो रहे हैं, ठीक है। आप एक्स लेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, पर वो बहुत बड़ा मेथड है, तो हमने छोटे मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परसेंटेज ऑफ Fe इन पेरोक्साइड अनहाइड्रेस एंजाइम इज 0.5 बाय वेट। इसका क्या मतलब है, 5 ग्राम प्रेजेंट है कितने में, 100 ग्राम। चलो इतना पता चल गया। देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेरोक्साइड एनहाइड्रेस एंजाइम, मॉलिक्यूलर वेट बताना है मिनिमम, क्या होगा वो, 1 मोल का, 1 मोल का कितना है, दे रखा है हमें मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट दे रखा है, बिल्कुल। देखो अब 5 ग्राम कितने में प्रेजेंट है, 100 में, कितने में प्रेजेंट है, अच्छा 0.5, सॉरी बच्चों, 0.5 प्रेजेंट है, 0.5 ग्राम प्रेजेंट है 100 में, तो 1 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा, 100 डिवाइडेड बाय 0.5 ग्राम। तो जो हमें निकालना है 78.4 ग्राम, वो कितने में प्रेजेंट होगा, 100 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 78.4 ग्राम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक और 100 ऊपर चला जाएगा, 1.5868 इंटू 10⁻⁴ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है इसमें, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्यूमिंग फुल्ली डिकम्पोज्ड द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड एट STP ऑन हीटिंग 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3 विल बी। देखो वो क्या कह रहा है कि BaCO3 फुल्ली डिकम्पोज्ड हो गया है BaO और CO2 में, ठीक है। वो बोल रहा है मैंने 9.85 ग्राम लिया है इसको, मुझे बता दो CO2 कितना होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड, सबसे प्यारा यूनिटरी मेथड, क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, जो हमें ऑटोमेटिकली Ba का तो दे रखा है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन ऐड होगा 48, ठीक है। तो अभी कितना हो गया इसका, देखा जाए तो 74158
9 1। ठीक है, तो हमारा इतना ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो इतना ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये भी हमें पता है, लीटर में वैल्यू पूछी गई है, तो CO2 लीटर में 1 क्या प्रेजेंट होता है, 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, 22.4 डिवाइडेड बाय 197। कितने ग्राम लिए हैं, कितने ग्राम लिए हैं, 9.85 ग्राम। अब तो ये क्वेश्चन इतने आसान हो गए होंगे आपके लिए, कुछ करना ही नहीं है, सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 1.12 लीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए पार्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन है, नॉर्मली आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इन द रिएक्शन 4NH3 plus 5O2 gives to NO plus 6H2O when 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are made to react। कितना कितना लिया है, 1 मोल दिया है, और ये भी कितना दिया है, 1 मोल दिया है। इस रिएक्शन को चलो क्या करते हैं, 1 मोल की टर्म्स में ही तोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ अमोनिया बनाना है तो पूरा रिएक्शन को डिवाइड कर देते हैं किससे, देखो ये ना रिएक्शन अभी बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर 4 आएगा, है ना, क्योंकि 4 नाइट्रोजन है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 4 नाइट्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा हमारे पास, इसको 1 मोल ऑफ उसमें तोड़ देते हैं, तो सबको डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो ये बच गया 1NH3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, 1.25 O2। 4 डिवाइडेड बाय 4 1 ही रहा, ये तो NO गैस, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 1.5 H2। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो तो अगर जब मेरा 1 मोल होगा अमोनिया का तो मुझे कितना O2 लगेगा, 1.25 मोल O2 लगेगा, पर मुझे दे क्या रखा है, 1 मोल दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर सारा O2 कंज्यूम हो जाएगा और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, LR की तरह बिहेव करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं अब इस बात को। 1 मोल ऑफ H2O इज प्रोड्यूस्ड। 1 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं, 1 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस नहीं होगा, वो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 1.525 मोल था तब कितना प्रोड्यूस हो रहा था, 1.5 H2O प्रोड्यूस हो रहा था O2 से, पर है कितना, 1 मोल है, तब कितना प्रोड्यूस होगा देख लेते हैं अब, 1.5 डिवाइडेड बाय 1.25। तो सॉल्व करते हैं फटाफट से, 3 2 हो जाएगा और आएगा ये 5, 3 बाय 25, तो क्या आंसर आएगा, 0.0 एक और 0 लगाना पड़ेगा, 0.1। ठीक है, तो मतलब ठीक है जो भी आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इससे हमें ये पता चल गया 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पर 30 एक और लगा रहेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब 1 मोल तो नहीं आ रहा है, हमसे पूछा क्या गया है, 1 मोल पूछा गया है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा चलेगा, तो 1 मोल H2 प्रोड्यूस होगा नहीं, मैंने देखते ही मना कर दिया था, कुछ ना कुछ तो बात थी इस ऑप्शन में। आगे बोल रहा है 1 मोल ऑफ NO प्रोड्यूस्ड, देखते हैं 1 मोल ऑफ NO प्रोड्यूस्ड होगा। 1 मोल ऑफ NO हम देखना चाह रहे कब प्रोड्यूस होगा, जब मैं क्या कर रही थी, 1 मोल ऑफ अमोनिया ले रही थी और 1.25 मोल ऑफ O2 ले रही थी। तो 1.25 मोल ऑफ O2 मिल रहा है क्या, नहीं, 1 मोल मिल रहा है, तो 1 मोल ऑफ वो प्रोड्यूस हो जाएगा इससे, नहीं, वो 1 मोल से क्या होगा, कम। तो सेकेंड वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। मुझे लग रहा था यही होगा पर नहीं, गलत हो गया। तो इस ऑप्शन में भी कुछ बात थी। आगे पढ़ते हैं। ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम, बिल्कुल ठीक, सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी क्योंकि वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेन 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट, द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली, क्या बोल रहा है वो, 67200 ग्राम। द नंबर ऑफ आयरन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। देखो परसेंटेज ऑफ आयरन दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 0.33%। अब Hb का मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है 62, तो कितना वो प्रेजेंट होगा, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम
क्या पूछ रहा है, वन मॉलिक्यूल में पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो डिवाइड कर देंगे किससे, एटॉमिक मास से, एटॉमिक वेट से, किसके, Fe के, कितना होता है 56 होता है। ऊपर क्या रखेंगे, इंटू 0.33%, परसेंटेज है तो 100 भी लगाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा किसका, नंबर ऑफ आयरन का। समझ गए हो ना, बहुत शॉर्ट में करा दिया है, समझ गए हो आप, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.96 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 4। तो 4 हीमोग्लोबिन आपके, वो 4 आयन होते हैं 0.33 इसमें हीमोग्लोबिन में। आगे बढ़ते हैं। So the next question we have is liquid benzene C6H6, कैसा लिखा होगा, C6H6 burns in oxygen to the equation. How many liters of O2 at STP are needed to complete the combustion of 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन। फिर से लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन, क्या करेंगे हम, 1 मोल कितना करता है 2.4 लीटर, 15 मोल्स कितने करेंगे, ये दिख रहा है ना आपको, 2 मोल 15 मोल, 22.4 इंटू 10 15 कितना हो गया 336 लीटर। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो 2 मोल कितना कर रहे हैं, 2 मोल कर रहे हैं 336 लीटर प्रोड्यूस, और यूज कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं, प्रोड्यूस तो क्या हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है 12। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लीटर निकाल लिया किस पे, यही वाली इक्वेशन की मदद से। तो 2 मोल कर रहे थे 336 लीटर, तो 1 मोल कितना करेगा, 1 मोल कितना करेगा, 1 मोल करेगा 336 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो हमें क्या निकालना है, इतने का, तो इतने का मोल निकालना पड़ेगा पहले हमें। तो वो मोल कैसे निकालेंगे, वो मोल निकालेंगे हम 39 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, हमारे बेंजीन का। कितना होता है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, 12 6 72 78, कितना आ गया 78, गिवन भी था, सॉरी बच्चों टाइम बर्बाद करने के लिए। तो 78 कितना आ गया बच्चों 0.5, एग्जैक्ट कट रहा है 1/2 0.5। तो 0.5 मोल कितना कर लेगा, 0.5 मोल 336 लीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 मोल लीटर। तो आप सॉल्व करोगे 168 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है हमारा 84 लीटर। कितना आ रहा है बच्चों 84 लीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, और जो हमें स्टोइचियोमेट्री दे रखी है उसी से हमें लीटर निकाल लेने थे। बहुत ही बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे कर रखे हैं पीछे, इसलिए इसको शॉर्ट में करा दिया। तो अगला क्वेश्चन कहता है 0.24 ग्राम ऑफ अ वोलेटाइल गैस अपॉन वेपराइजेशन गिव्स 45 ml वेपर एट NTP, व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है उसका मास, कितना मास गिवन है 0.24 ग्राम, और दूसरी चीज क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है, कितना गिवन है 45 ml। हमें निकालना क्या है, वेपर डेंसिटी, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो पहले हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो हम वहां से गिवन वेट को पुट करके मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। क्या मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन वेट गिवन मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, देखो ये ml में कुछ गिवन है वॉल्यूम, तो इस ml को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, ml अगर लीटर होता है तो 22.4 ml है, तो किससे डिवाइड करेंगे 2240 ml से डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट का क्या फॉर्मूला हो गया हमारे पास, गिवन मास कितना गिवन है 0.24 गिवन है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितना है 45 डिवाइडेड बाय 2240 ml, तो ऊपर आ जाएगा ये
नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व भी क्यों करते हैं, डायरेक्ट किस में पुट कर देते हैं, इसे वेपर डेंसिटी में पुट कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले को वेपर डेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो वेपर डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 224 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 45 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 0.24 ऐसा का ऐसा रहेगा, और डिवाइडेड बाय एक टर्म और आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो काटते हैं 0.12। तो पूरा सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 59.93। तो वेपर डेंसिटी कितनी आ रही है, 59.93। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। So the next question we have, the number of moles of oxygen in 1 liter of air containing 21% oxygen by volume। 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम से हमें क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 1 लीटर में। तो 21% से क्या पता चल रहा है हमें कि 21 ग्राम ऑफ H2O हमें मिल रहा है कितने में से, लीटर 20 बाय वॉल्यूम है तो 21 ml, 21 ml हमें मिल रहा है कितने में, 100 ml, 100 ml में से। इतनी बात क्लियर है। तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर्स में। तो लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्या आ जाएगा 0.21 लीटर, क्या आ जाएगा 0.21 लीटर। अब बस क्या करेंगे, इसे एक और चीज लिख सकते हैं, 120 सेंटीमीटर क्यूब, 210 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या करेंगे, अब ml में कन्वर्ट कर दिया वापस। तो अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में, 1 लीटर में। तो क्या करेंगे, 210 डिवाइडेड बाय 1 लीटर में कितने होते हैं, 0.0093 मोल्स। कितना आंसर आ गया, 0.0093 मोल्स। समझ में आ गई इतनी बात क्लियर है। 0.21 को भी आप 22.4 से कर सकते थे आराम से, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब ml में निकालना अच्छा लगता है। A part is our correct option. Next question. The percentage weight of Zn in white vitriol is approximately equal to, कितना होगा। तो परसेंटेज ऑफ Zn कैसे निकालेंगे, मोलर मास Zn का डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल मोलर मास से, टोटल मोलर मास से, मोलर मास ऑफ विट्रॉल। तो विट्रॉल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमारे पास ये रहा, कैलकुलेट करते हैं। Zn का कितना दे रखा है 65 प्लस सल्फर का कितना दे रखा है 32, 4 इंटू 16 प्लस 7 का 2 प्लस 16, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 97 84 18 4 जा 7 जा 20 26 6 4 8 7 1 कैरी गया 2, अच्छा इस पे 1 कैरी कर चल रहा था 10 8 1। तो कितना आंसर आ गया 287 हमारा आंसर आ चुका है। तो मॉलिक्यूलर मोलर मास उसका निकालेंगे। अच्छा एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, परसेंटेज में 100 लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही हम भूल रहे थे तो वो लगा दिया सबसे पहले। तो देखो मोलर मास ऑफ Zn कितना दे रखा है हमें 65 डिवाइडेड बाय 287 इंटू में 100, कितना आंसर आ जाएगा 22.65%। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 22.65%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आओ आगे बढ़ते हैं। So the next question says that what will be the molarity of solution which contains 5.85 gram of NaCl per 500 ml। क्या बोल दिया, मोलारिटी निकालनी है, फॉर्मूला लिखते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, सॉरी सोल्यूशन लिख दिया गलती से, क्या आना चाहिए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें, लीटर्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम, NaCl से निकाल लेंगे। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हमें पता है 36.5 ही होगा NaCl का, सॉरी HCl का होता है ये, तो इसको तो निकालना पड़ेगा 23 प्लस 35.5, ये हो गया हमारा इसका मास, ठीक है। कर लेते हैं प्लस 5.585
ठीक है, 58.5 हमने निकाल चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 5.85 हमें गिवन मास है, हमने मॉलिक्यूलर मास अभी कैलकुलेट किया है 58.5, और वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें दे रखा है 500 ml। हमें निकालना किस में है, लीटर्स में चाहिए। तो कितना करना पड़ेगा, इसको 0.5 लीटर बनाना पड़ेगा, ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 0.5 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं, डबल ज़ीरो आया, सिंगल ज़ीरो आया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, फिर एक और ज़ीरो आया तो उससे एक ज़ीरो कैंसिल, 1। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0.5 मोल पर लीटर। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो गया, ये रहा, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, अच्छा लगा। विड्रॉल का आपको वो भी दिया गया था, वो भी कुछ ऐसा ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 500 ml of 5 molar solution is diluted to 1500 ml, what will be the molarity of solution obtained? मोलारिटी मिक्सचर में बात हो रही है, एक सोल्यूशन था उसमें पानी डाल के दूसरा सोल्यूशन बना दिया। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों में सोल्यूट के क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो करते हैं, पहले की क्या है 0.5 इंटू 500 ml, दूसरे की क्या है निकालनी है, कितना वॉल्यूम है 1500। तो करते हैं सॉल्व, 1 3। तो M2 कितना आ गया हमारे पास 25, 5 तो काट दिया मैंने, 25 कैसे लिख दिया, 5 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा 0.5 क्यों लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर तो 5 आएगा। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 1.66 मोल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द ग्लूकोज इन ब्लड। ये क्या दे रखी है, स्ट्रेंथ दे रखी है, स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है स्ट्रेंथ की, 0.9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है 1 लीटर में। इतनी बात पता चल गई। अब हमारे पास हमें निकालना क्या है, मोलारिटी निकालना। मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पूरा नहीं लिखते हैं चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वो तो हमें दे रखा है कितना है 1। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा है गिवन वेट, हमें क्या पता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180 होता है। तो निकालते हैं, 0.9 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 1800, 1 200 क्या आ जाएगा 0.005 मोलर। तो कौन सा आंसर ठीक हो गया हमारा, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। पूछ रहा है मोलारिटी, ये दोनों चीजें दे रखी हैं। तो क्या करेंगे, मोलारिटी का फॉर्मूला, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस क्या करना है आपको, अभी बताते हैं। मोलारिटी का पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है, केजी में लेना है, क्या है ग्राम्स में है, क्या होगा 0.5 केजी ले लेंगे। तो क्या करेंगे इसके बाद अब करेंगे हम मोलारिटी। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हमारे पास गिवन वेट है HCl का 18.25 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, HCl का जो वहां पे लिख दिया था गलती से NaCl पे, वही ले लेंगे, इनटू कितना है 0.5। सॉल्व करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/2 तो 0.5 अपॉन 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना आ गया 1 मोलर। छोटी यूनिट लगेगी, ठीक है, बड़ी वाली यूनिट पे टिक मत करना, वो क्या है मोलारिटी है। हमें क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 इंटू 10 raised to the power
23 atoms, the number of molecules of H2SO4 present in 100 ml of 0.02 molar H2SO4 solution। वो बोल रहा है एक मोल कितना कंटेन करता है, एक मोल कंटेन करता है इतना। तो अगर मैं इतने का पूछूं तो कितने एटम्स या फिर मॉलिक्यूल कंटेन करेगा, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे भाई। 1 मोल प्रेजेंट है कितने के लिए, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स के लिए, 23 एटम्स के लिए। तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। जो भी हमें वैल्यू गिवन है उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें मोलारिटी से निकाल सकते हैं। मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। तो देखो निकालते हैं, पहले इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 0.1 लीटर हो गया, बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं, मोलारिटी 0.02 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये जो हमें चाहिए, डिवाइडेड बाय 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया मेरे पास, 2 इंटू 10⁻³ मोल्स आ चुका है, इतना आ चुका है। तो बस एक मोल में इतना है, 2 इंटू 10⁻³ मोल में कितना होगा, तो कितना होगा, Na से बस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻³ तो ये वाला आपस में कैंसिल आउट होकर कुछ बनाएगा जरूर, 12.044 इंटू 10⁻20। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे निकालते हैं, कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। क्या करेंगे, जैसे विट्रॉल वाला किया था, मोलर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास, मतलब मोलर मास ऑफ, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 इनटू में 100, बस और कुछ नहीं करना है। तो मोलर मास कितना है 12, टोटल कितना है इंटू 100। तो सॉल्व करते हैं, 1 6 11 4 4 4 4 4 22 फिर 3 फिर 11 3/11 तो आएगा आपका आंसर 27.27%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो ये सारे क्वेश्चंस थे बच्चों हमारे किससे रिलेटेड, PYQ में पूछे गए हैं और कुछ NCERT एग्जाम्पलर से। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड वॉचिंग वीडियो टिल एंड। थैंक यू।